मतलब मेरे को खांसी नहीं आ रही, मैं बस रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि टेन हैग ने जब वो जो मुंह में डाला हुआ जब वो बाहर निकाला होगा, जो सिटी ने डाला होगा उस गेम में, तो वो कैसी आवाज निकाल रहा होगा, बट मैं क्यों कर रहा हूँ। खैर, आज के इस एपिसोड में भाई हम लोग 2 मैचेस के बारे में बात करने वाले हैं। एक मैनचेस्टर डर्बी होने वाला है और दूसरा यहाँ पर बार्सिलोना वर्सेस एथलेटिको बिल्बाओ होने वाला है। मैं पर्टिकुलरली काफी एक्साइटेड था और दोनों ही मैचेस ने नहीं डिलीवर करा। उस वाले मैच ने डिलीवर नहीं करा। मैनचेस्टर डर्बी एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, एब्सोल्युटली बॉक्स ऑफिस, एब्सोल्युटली डीप में जाके थ्रोट हो गया यहाँ पर यूनाइटेड का। लेकिन देखो गरम तो करा था, देखो नहीं, दिल पे हाथ रख के कह दो कि तुमको एक बार को नहीं लगा था कि फर्स्ट हाफ में यहाँ पर यूनाइटेड कुछ ऊटपटांग करने वाली है और सबके जितने भी अंदर गाली भरी हुई थी टेन हैग के लिए सारी धाराशाही हो गई थी। अगर इस मैनचेस्टर डर्बी की बात करें तो उसकी स्टोरी लाइन बहुत बढ़िया थी। देखो यूनाइटेड, जैसा मैंने कहा था प्रीव्यू में कि यूनाइटेड और सिटी में, सिटी के लिए ये मैच बहुत ज्यादा बढ़कर है। ऑफकोर्स इट्स अ डर्बी, तो यहाँ पर आप इमोशंस पे ज्यादा वो नहीं कर सकते, क्वांटिफाई नहीं कर सकते। लेकिन एक बार को आप अगर स्टोरी लाइन को देखोगे तो देखो 3 हॉर्स रेस चल रही है यहाँ पर, मैनचेस्टर सिटी, लिवरपूल और आर्सेनल। अगर यूनाइटेड की बात करें तो देखो वो भी टॉप 4 है, लेकिन तुमको ही पता है कि यहाँ पर टॉटनहम और एस्टन विला काफी आगे हैं और उसमें भी मैनचेस्टर सिटी और आने वाले मैचेस में मैनचेस्टर की क्या परफॉर्मेंस रहने वाली है वो तो रब रखा। लेकिन अगर इसी के साथ में बात करें यहाँ पर मैनचेस्टर सिटी की, तो यूनाइटेड, उसके बाद यहाँ पर लिवरपूल एंड देन आने वाले टाइम में एस्टन विला। तो ये 3 मैचेस में से, तीनों में से कोई भी अगर गुड़ ओवर कर देता है तो सिटी के टाइटल होप्स तो यहाँ पर खत्म है। ऐसे में यहां पर मैनचेस्टर यूनाइटेड ने जब पहले ही 5 मिनट में गोल मारा, और क्या गोल मारा भाई वो, भाई उस गोल के बदले तो भाई वो मेरी आंखें मार ले। लेकिन रैशफोर्ड का वो गोल भाई, इट वॉज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। और इसी चीज पे, और तुम्हें लगेगा कि ये फ्लूक है, लेकिन अगर तुम इस गोल की इमीडिएट बात का भी अगर यूनाइटेड का गेम प्ले देखोगे ना, तो ऐसा लग नहीं रहा था कि सिटी के पास शायद से इस सवाल का जवाब है। और टेन हैग ने पर्टिकुलरली इस मैच के लिए तो शायद से वो डेडलॉक और वो एक मास्टर प्लान तोड़ दिया है, वो ऐसा लग रहा था। क्योंकि प्रीव्यू में भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि ये पिंग पोंग बॉल ये नहीं चाहिए, हाई प्रेसिंग हाई पोजीशन फुटबॉल भी नहीं चाहिए, एक ऐसा गलीज फुटबॉल चाहिए जहां पर आपकी टीम नैरो और कॉम्पैक्ट बैठी रहे, और जब आपके पास बॉल होगी तो आपको चाहिए बेहतरीन सा काउंटर अटैक। और वो यहां पर पहले गोल में भी दर्शाया गया, और दूसरे गोल में जब भाई ने पता नहीं कौन सी कुंफू की किक मारी जिसमें बॉल ही नहीं पैर पे लगी, रैशफोर्ड ने जो दूसरा चांस मिस कर दिया, और वो बहुत बड़ा पिवटल मोमेंट हो सकता था इस मैच का, जहां पर यूनाइटेड के जो होप्स थे वो एक्सपोनेंशियली बढ़ जाते और सिटी थोड़ी सी तो घबरा जाती। देखो इस सिटी को आप प्रेसिंग में तो नहीं बीट कर सकते, क्योंकि प्रेसिंग तो आपकी खराब है ही नहीं। प्रेसिंग में इसको 2 ही लोग बीट कर सकते हैं, या तो आप क्रोएशियन स्टाइल फुटबॉल लेके आ जाओ, या फिर आप कहीं ना कि 2 पौवे के साथ चेल्सी टीम ले आओ। लेकिन सिटी को आप क्वालिटी में नहीं बीट कर सकते, प्रेस में आप बीट नहीं कर सकते, पोजीशन फुटबॉल में आप बीट नहीं कर सकते, फील्ड टिल्ट में भी आप बीट नहीं कर सकते। तो आप सिर्फ उनको काउंटर अटैक पे बीट कर सकते हैं। और यहां पर अगर प्रीमियर लीग के स्टैट्स की बात करें तो क्रिस्टल पैलेस सिर्फ इकलौती टीम है जिसका काउंटर अटैक पे गोल खाने का रिकॉर्ड सिटी से भी गया गुजरा है। सिर्फ सिटी सेकंड लास्ट रैंक पे आती है। तुम समझ रहे हो इस लेवल को कि यहां पर सिटी इस सीजन में यहां पर क्यों इतना गोल कंसीड कर रही है, और यहां पर गोल कंसीड करने का तरीका भी है वो भी काफी कैजुअल है। अब देखो यहां पर ना इसके पीछे 2 रीजन है। पहला रीजन तो ये है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात करें, ऐसी तमाम टीमों ने अपना काउंटर अटैकिंग फुटबॉल इंडिविजुअल टर्म्स पे काफी बढ़िया करा है। जहां यूनाइटेड की बात करें, आप टॉटनहम की बात कर लो, एस्टन विला की बात कर लो, ब्रेंटफोर्ड की बात कर लो, या फिर आप बाकी किसी भी टीम की बात कर लो। लेकिन दूसरा है कि सिटी का काउंटर प्रेस पे ना इतना कुछ खास नहीं है। आप देखो सिटी का डिफेंसिव रिकॉर्ड और ये नेतना के ये सब बढ़िया लगता है, लेकिन सिटी का इस सीजन काउंटर प्रेसिंग कि आप पोजीशन आगे लेके गए और वहां पर डूस करा, विद इन कितने सेकंड आप यहां पर बॉल छीन लोगे, कहीं मैचेस में वो 16 होता है। फॉर एग्जांपल प्राइम पेप गार्डियोला की सिटी की बात करें, लिवरपूल की बात करें तो 8-9 के बराबर ही होता है, और 8-9 गोटेड माना जाता है। अगर 8-7 पे चले गए आप, रियल मैड्रिड वगैरह का भी यहाँ पर 11-12 रहता है, और बार्सा का भी यहाँ पर ऐसे ही मेरे ख्याल से 13-12-13 ही रहता है। ऐसे में यहां पर यूनाइटेड ने एक डेडलॉक तो निकाल लिया था। दूसरी चीज थी कि यूनाइटेड के प्लेयर्स को पैसिव रहने को कहा गया था कि भाई आपको ज्यादा चढ़ना है ही नहीं। और ये दोनों की एवरेज पोजीशन से ही पता चल जाएगा कि यहां पर यूनाइटेड का सिर्फ मार्कस रैशफोर्ड ही ऐसा था जिसकी एवरेज पोजीशन हाफ लाइन से आगे की थी, बाकी सारे प्लेयर हाफ लाइन के। इसमें यह था कि भाई ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, आपको बस अपने बॉक्स को डिफेंड करना है, और मैनचेस्टर सिटी को आपको पासिंग एरिया नहीं देना। तो ऐसा क्या हुआ कि फर्स्ट हाफ में जो टीम इतनी इरिटेटिंग लग रही थी, जो टीम इतनी फ्रस्ट्रेटिंग हो रही थी, जो टीम बिल्कुल भी चांसेस क्रिएट नहीं कर पा रही थी, डिस्पाइट कि 12-15 शॉट ले लिए थे उन्होंने,
वो सेकंड हाफ में आके बिल्कुल ही यूनाइटेड के पुत्तड़ खोल दिए। उसके पीछे दो मेजर रीजन थे। देखो पहला रीजन तो ये था कि यहां पर डोकू को बाहर निकाला गया। अब देखो डोकू कोई खराब नहीं खेला, लेकिन डोकू जिस तरीके से खेल रहा था उससे कोई फायदा नहीं हो रहा था। बहुत बार आप टच लाइन पे पेप को सुन सकते हो, या फिर इंस्ट्रक्शन की बात करो, कमेंटेटर ने बार बार रिपीट भी करा था कि पेप उसको इंस्ट्रक्शन दे रहा था कि अगर तू बॉल को रोक रहा है तो बार बार एक ही चीज मत करके तू डियोगो डालो को बीट करेगा 1v1 में। क्योंकि अगर यूनाइटेड की आप डिफेंसिव शेप को देखोगे जिसमें कोबी माइनो और कासिमिरो एक्चुअली में बैक सिक्स बन जाते हैं, यहां पर इसका मतलब ये था कि ब्रूनो फर्नांडिस और डियोगो डालो अब 2v1 सिचुएशन क्रिएट करेंगे डोकू के अगेंस्ट। तो ऐसे में यहां पर डोकू चाह तो रहा है कि मैं 1v1 में ड्रिबल करके काट लूंगा, लेकिन वहां आ 2-3 और जाते हैं। ऐसे में यहां पर डोकू के अलावा अगर जिसकी बात करें, जब बर्नार्डो सिल्वा को डाला गया और यूलियन अल्वारेज को बीच में डाला गया, इससे दो चीजें हो गई। पहली चीज तो ये थी कि यहां पर अब आपको एक ऐसा प्लेयर मिल गया जो कि सेंट्रल स्पेसेस में खेलेगा, और दूसरी चीज ये होगी कि अब आपको यहां पर बॉल सर्कुलेशन में काफी मदद मिलेगी। हालैंड स्पेक्टेटर था काफी मोमेंट्स में, मैं तो कहूंगा मेजॉरिटी ऑफ द गेम में स्पेक्टेटर था, लेकिन भाई ने जब अपने आप को रजनीकांत स्टाइल में एंट्री दी, 6-7 सोमवार के व्रत लगेंगे भाई। देखो सीधी सी बात है, व्रत लगेंगे, पश्चाताप लगेगा बहुत ज्यादा, यज्ञ वज्ञ करना पड़ेगा, ढोलकपुर से यहाँ पर इंदुमती के साथ यहाँ पर शादी वादी करनी पड़ेगी। लेकिन अगर हम बात करें केविन डी ब्रुयन की, तो देखो डी ब्रुयन भी कुछ खास चला नहीं था। अगर हम यहाँ पर पहले हाफ की बात करें, पहले 60-70 मिनट की बात करें, इट वाज ओनली वन प्लेयर जो कि था, वो था फिल फोडन। इतनी बॉल मिल रही थी फिल फोडन को, और पता चल रहा था कि वो एक बैंगर का जवाब बैंगर से ही देने की कोशिश कर रहा है, और अल्टीमेटली भाई ने दे भी दिया। देखो यूनाइटेड सिटी को बीट कर देगी ये थोड़ा सेंसलेस हो जाएगा गिवन द सर्कमस्टांसेस। यूनाइटेड के पास क्या है? एंटनी है, तो मेरे पास भी फिनलैंड है। अगर सिटी की बात करें तो सिटी के पास गेम चेंजर देखो, यहां पर सबसे पहले उनके पास बर्नार्डो सिल्वा, केविन डी ब्रुयन, अर्लिंग हालैंड, फिल फोडन, यूलियन अल्वारेज, जेरेमी डोक, छोड़ देते उसे। लेकिन यहां पर इतने सारे गेम चेंजर्स है, यूनाइटेड के पास कोई भी नहीं है। और आप अब यहां पर टेन हैग की आप कमियां निकालना स्टार्ट कर सकते हो कि पहली चीज तो आपके पास यहां पर गेम चेंजर्स है नहीं, लेकिन जितने हैं क्या आपने उसको मैक्सिमाइज किया? ये भी सही है भाई, ठीक है। देखो काफी लोग टेन हैग को गाली देंगे कि टेन हैग ने सैंपल ही नहीं है, खेला ही कहां है यूनाइटेड ने कि आप उसको टैक्टिकल एनालिसिस करोगे तो टेक्निकल एनालिसिस हो गया। लेकिन द प्रॉब्लम वॉज कि जब आपका 1-1 हो गया तब यूनाइटेड की क्या फिलोसफी थी वो समझ में नहीं आया। ऐसा लग रहा था कि यूनाइटेड तब भी ड्रॉ के लिए ही जा रही है, कोई प्रेसिंग नहीं, कोई चढ़ के नहीं खेलना, सिर्फ और सिर्फ एक तुक्के की तरफ। दूसरी चीज ये थी कि जब आप एक्चुअली में हार भी गए थे, 2 गोल आपने खा लिए थे, तब भी यूनाइटेड की फिलोसफी चेंज नहीं हुई। तो टेन हैग का इन गेम जो मैनेजमेंट था वो खराब था, इन गेम सब्सटीट्यूशन तो और भी खराब थे। अमराबाद के आने से तो मेरे को लगता है कि सिटी की तरफ 13 हो गए थे, इधर 10 ही रह गए थे, और नहीं 12-10। और यहां पर एक चीज थी कि इंटेंट नहीं दिखा टेन हैग की तरफ से कि वो इन प्लेयर्स को एक गो दे दे, एक प्लेयर्स को इन प्लेटफॉर्म दे दे, इन प्लेयर्स को एक अपॉर्चुनिटी दे दे कि क्या ये सिटी को बीट कर सकते हैं, क्या ये सिटी को प्रेस कर सकते हैं। और मैं शुरुआत से नहीं कह रहा, मैं डाइंग मोमेंट्स की कह रहा हूं, लास्ट के 10-15 मिनट की। खैर ये तो था, लेकिन अल्टीमेटली देखो सिटी ने तो अपने आप को बता दिया कि वाई दे आर द चैंपियंस। यूनाइटेड की अगर हम बात करें, टॉप 4 मुश्किल है भाई, चैंपियन लीग बहुत मुश्किल। और ऐसे गेम्स और ऐसी परफॉर्मेंस मैनचेस्टर डर्बी में डेफिनेटली, देखो सीधी सी बात है, बहुत माइन्यूट डिफरेंस होता है। अगर जीत जाता तो सब तारीफ करते टेन हैग की मास्टर क्लास, मैं खुद कर रहा होता, लेकिन हार गया, किस तरीके से आ रहा, इंटेंट भी नहीं दिखा चेंज करने का, तो वहां पर आपको गाली देना बनता है। और यहां पर सर जिम रैटक्लिफ नोट्स बना रहे होंगे, ये उनके नोट्स पढ़े जिसमें लिखा टेन हैग मादर चौदह। लेकिन इसी के साथ बात करते हैं अब यहां पर बार्सिलोना वर्सेस एथलेटिक बिल्बाओ के मैच की। मेरे को लगता है कि ये मैच 0-0 ड्रॉ था और बोरिंग था, और जितनी हाइप थी उस हाइप पे यहाँ पर ये डिलीवर नहीं कर पाया। लेकिन इस मैच को अगर याद करेगा बारसा तो वो बहुत बुरे रीजंस की वजह से करेगा। पेड्री गया, फ्रैंकी डियोंग, और वो भी उस टाइम पे जब आपका आने वाले टाइम में चैंपियंस लीग का एक नॉकआउट मैच है और नेपोली अपनी फॉर्म में आ चुकी है भाई, यूवेंटस को हराया उन्होंने, और इस समय जो पेल रहा है वो ओसिमन और कुरक्शेलिया ही पेल रहा है। आई थिंक पिछले 2 गेम में उन दोनों ने कंबाइन मिला के 9 गोल मारे हैं, जो कि कम नहीं होते। इस गेम की अगर हम बात करें तो इस गेम में 90 मिनट्स आपको बहुत केओस देखने को मिलता है, लेकिन क्लियर कट चांसेस नहीं मिलते। और जब क्लियर कट चांसेस नहीं मिलते तो आप समझ सकते हो कि यहां पर कितना बद से बदतर होगा। ऑफ कोर्स यहां पर 1-2 पेनल्टी शॉट्स थे, लेकिन अल्टीमेटली कोई भी क्लियर कट चांस आपको नहीं देखने को मिला। एथलेटिक बिल्बाओ को मैं कहूंगा बहुत अच्छा खेले, हर चीज कर रहे थे सिवाय एक चीज के, फिनिशिंग, और सिवाय एक चीज के कि ये क्लियर कट चांसेस वो पेनल्टी बॉक्स में क्रिएट नहीं कर पा रहे थे। बार्सिलोना की बात करें, अब देखो बेनिफिट डाउट आपको ज़ाबी को देना पड़ेगा क्योंकि वो भी क्या ही करता। फ्रैंकी डियोंग चला गया, उसके बाद यहाँ पर पेड्री चला गया, तो गुंडोगन को यहाँ पर नंबर 6 खिला दिया, मतलब जो सबसे ओपोजिट एक्सट्रीम में खिला दिया उसकी पोजीशन पे। लेकिन क्या ही कर सकते हो, लेवेंडोव्स्की गोल मार देता, इसमें आ जाता, वो जीत जाती। लेकिन वही है कि नेट नेगेटिव अब आ गया है। जिस गेम में लेवेंडोव्स्की गोल नहीं मारेगा,
पर्टिकुलरली उसमें आप ये मान के चल सकते हो कि लेवेंडोव्स्की का जो इनपुट होगा, कंट्रीब्यूशन होगा, वो बिल्कुल जीरो होगा। दूसरी चीज ये है कि बार्सिलोना बॉल भी बहुत ज्यादा रख रही है, जो बॉल सर्कुलेशन है और लैक ऑफ आइडियाज है वो यहाँ पर काफी कम है। ऐसे में यहाँ पर अगर जिरोना आज अपना मैच जीत जाती है तो बार्सिलोना थर्ड पे खिसक जाएगी, वो भी 3-4 पॉइंट के बढ़त के साथ। बार्सिलोना के लिए सेकंड पे फिनिश करना काफी ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि देखो अगेन ये मॉन्यूमेंटल नहीं है, इसकी कोई ट्रॉफी नहीं है, लेकिन जिस तरीके से पिछले कुछ महीने में बार्सिलोना खेल रही थी, किसी को भी लग रहा था ये सेकंड पे आ जाएंगे जस्ट बिहाइंड रियल मैड्रिड, और कोई इतना बड़ा पॉइंट का डिफरेंस भी नहीं है गिवन द फैक्ट कि रियल मैड्रिड पॉइंट्स यहाँ पर लूज कर रही है। लेकिन यहाँ पर बार्सिलोना डिवाइड ऑफ आइडियाज तो लगी ही रही है। देखते हैं भाई कितना यहाँ पर है। शायद से पेड्री तो नहीं ही आएगा चैंपियंस लीग के मैच के लिए, जो कि भाई बहुत बड़ा नुकसान है, और यहाँ पर फ्रैंकी डियोंग भी नहीं आएगा। लेकिन अब सवाल ये होता है कि बारसा के फैंस और बारसा कम्युनिटी किस तरीके से रिएक्ट करेगी इस चीज पे। हाउ ज़ावी विल रिएक्ट। देखो ज़ावी पिच पे कैसे रिएक्ट करेगा और ऑफ द पिच बार्सिलोना कम्युनिटी कैसे रिएक्ट करेगी, क्योंकि अब दो चीजें हैं, या तो आप हार मान के चल रहे हो कि ज़ावी इस चीज को कंपेंसेट नहीं कर पाएगा, और अब तो हार मान लेते हैं, अगर कर दिया तो चलो ठीक है और नहीं करा तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे दो क्रिएटर्स, हमारे दो प्रोग्रेसर ही चले गए। यस, बारसा कम्युनिटी अभी भी अपने हाई होप्स रखती है कि हमारे पास इस समय अवेलेबल टैलेंट इतना तो है ही कि हमको नेपोली से पास करवा दे, और अगर नहीं करवा पाया तो आई थिंक ज़ावी की इनकेपेबिलिटी आएगी। डू लेट मी नो कि आप इन दोनों में से किस क्लैन के हो। बाकी थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड।